हम अपने इस अध्याय में कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रेंथ को समझने से पहले उसकी संरचना के बारे में, उसके बंधन के बारे में समझना आवश्यक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बंधन एवं संरचना को समझाने के लिए हम फॉर्मिक अम्ल का उदाहरण लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार का पहला सदस्य है। इसमें COOH समूह के कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में रहता है और यह एक समतलीय अणु है। इसका एक कार्बन ऑक्सीजन बंध से दूसरे कार्बन ऑक्सीजन बंध की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। इसमें बंध कोण 120 डिग्री का होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि कार्बन एक सहसंयोजक बंध से हाइड्रोजन बंध द्वारा, एक सहसंयोजक बंध से ऑक्सीजन द्वारा और एक द्विबंध या सहसंयोजक बंध द्विबंध से एक दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इससे ऐसा लगता है कि इसमें एक सिग्मा प्लस पाई कार्बन ऑक्सीजन बंध C+O एल्डिहाइड एवं कीटोन के कार्बोनिल समूह के अनुरूप संरचना होती है। हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होता है। अतः ऑक्सीजन परमाणु का एक एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह के पाई निकाय के साथ कक्षक अतिव्यापन द्वारा अस्थानीकृत हो जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म का कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन हमें निम्न अनुनादी संरचनाओं में देखने को मिलता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक ऑक्सीजन पर धनायन और एक ऑक्सीजन पर ऋणायन दिखाई देता है। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा कार्बोनिल समूह को एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के कारण कार्बोनिल समूह का इलेक्ट्रॉनिक स्नेही गुण एल्डिहाइड व कीटोन की अपेक्षा कम हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्रुवीय होते हैं। एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल के द्विध्रुव अगुण का मान 1.7D से 1.9D के मध्य देखने को मिलता है। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना, जो कि फर्स्ट चित्र में हमें दिखाई जाती है, इसको साधारण रूप से लिखते हैं। कार्बोनिल ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह के ध्रुवीय होने की पर संरचना को हम इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकृत द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। संरचना 2 में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा हाइड्रोजन परमाणु के प्रोटॉन H+ आयन के रूप में मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह H+ आयन के त्यागने के कारण अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में उपस्थित पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण आकर्षित हो रहे हैं, अतः ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, जबकि कार्बन धनायन बनने के कारण हाइड्रोक्सिल समूह के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और H+ आयन के रूप में एक कार्बोक्सिलेट आयन और H+ आयन बनाता है, जो H+ आयन त्यागने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लीय प्रबलता को केवल उपयुक्त कारण द्वारा ही नहीं समझाया जा सकता, वरन इससे कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचनाओं के द्वारा भी भली प्रकार से समझाया जा सकता है। इन अनुनादी संरचनाओं को निम्न प्रकार हम दर्शाते हैं, जो कि चित्र 4th, 5th और 6th में हमें दिखाई देता है। संरचना 4th में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर धनावेश होने के कारण इसमें से प्रोटॉन सुगमता से निकल जाता है,
जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को विलायक जल में घोला जाता है तो यह अनियंत्रित होकर जल को प्रोटॉन दे देता है और संयुग्मी क्षार कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- बनाता है। यह कार्बोक्सिलेट आयन निम्नलिखित दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं 7 और 8 के द्वारा स्थायी हो जाता है। क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में एक ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है तो वह अपने बंध को कार्बन ऑक्सीजन के मध्य वाले बंध में त्यागता है और एक अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलेट ऋण आयन की अनुनादी संरचनाएं जो कि 7th और 8th में केवल ऋणावेश का ही स्थानांतरण दिखाई देता है, अतः इनकी अनुनादी ऊर्जाएं अनआयनित अम्ल की अनुनादी ऊर्जाओं से अधिक होती है। क्योंकि अनआयनित अम्ल की अनुनादी संरचनाएं जो कि संरचना 5 और संरचना 6 में दिखाई देती है के विपरीत आवेशों के सेपरेशन के द्वारा दिखती है। इस प्रकार कार्बोक्सिलेट आयन की आंतरिक ऊर्जा अनायनित अम्ल से कम होती है, फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन अनायनित अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्रोटॉन सुगमता से पृथक हो जाता है और इनको अम्लीय गुण प्रदान करता है। कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संकर को हम क्रमशः निम्न चित्रों द्वारा दर्शा सकते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक आयन को दर्शाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह में COOH समूह में CO द्विबंध और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एकल बंध होता है और इनकी लंबाई बंध लंबाई 1.23 आर्मस्ट्रॉन्ग और सिंगल बॉन्ड में 1.43 आर्मस्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में CO बंध की बंध लंबाई 1.25 होती है और ईथर अथवा एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई 1.43 होती है, परंतु COOH में ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध की बंध लंबाई 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग है। अतः ये कहा जा सकता है कि कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संकर की संरचनाएं जो कि हमें चित्र 9th और 10th में दिखाई देती है बनने के कारण इनके बंध लंबाई क्रमशः कम हो जाती है। अतः एल्कोनिक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं नहीं देते क्योंकि इसमें कार्बोनिल स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य व प्रतिस्थापियों का प्रभाव। जिस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ आयन त्याग करके कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनाते हैं और ये ऋणायन अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, उसी आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका हम अध्ययन करते हैं। एल्केनोइक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य उनके आयनन पर निर्भर करती है। जैसा कि एल्केनोइक अम्ल की संरचना 10th का आयनन निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, तो हम देखते हैं कि इसमें कार्बोक्सिलेट आयन अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। यदि अम्ल में ऐसा प्रतिस्थापी समूह अथवा परमाणु उपस्थित है जो कि कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करे तो अम्ल का आयनन बढ़ जाएगा और अम्ल का सामर्थ्य बढ़ जाती है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अथवा परमाणु जैसे हैलोजन, नाइट्रो आदि जिनका माइनस प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश को फैला देते हैं और ऋणायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अथवा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जैसे एल्किल समूह कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश में वृद्धि करके उसे अस्थायी कर देते हैं और अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम कार्बोक्सिलेट आयन में यदि Z के रूप में ऐसा समूह जोड़ें जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो या -N समूह हो, कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश के फैलाव को बढ़ा देता है और इसका स्थायित्व बढ़ने के कारण अम्ल सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि हम प्रतिस्थापी समूह +I समूह या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हो तो कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश को बढ़ा देता है और इसका स्थायित्व कम हो जाता है। इस प्रकार उनकी अम्ल सामर्थ्य भी घट जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे मेथेनोइक अम्ल जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं में HCOOH में COOH समूह में हाइड्रोजन परमाणु बंधित है, जबकि एक अन्य एल्केनोइक अम्लों में एल्किल समूह जुड़ा होता है। अतः एल्किल समूह का +I प्रभाव होने के कारण यह कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश बढ़ा देता है, जिससे कि कार्बोक्सिलेट आयनों को स्थायित्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अन्य एल्केनोइक अम्ल का आयनन कम होता है और मेथेनोइक अम्ल की अपेक्षा प्रोटॉन सुगमता से मुक्त नहीं कर पाते हैं, अतः उनकी अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि COOH समूह से जुड़े Z समूह का +I प्रभाव बढ़ने पर
अम्ल सामर्थ्य कम होती है। अतः फॉर्मिक अम्ल एथेनोइक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय है। इसी प्रकार यदि एथेनोइक अम्ल और 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल की सामर्थ्य की तुलना करें तो हम देखते हैं कि 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल में क्लोरीन का -I प्रभाव होने के कारण यह कार्बोक्सिलिक आयन के ऋणावेश को फैलाव कर देता है, जिससे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः 2-क्लोरोएथेनोइक अम्ल का आयनन बढ़ जाने के कारण इसमें प्रोटॉन त्यागने की सुगमता अधिक हो जाती है। अतः उसकी अम्लीय सामर्थ्य -I प्रभाव बढ़ने के कारण अम्ल सामर्थ्य बढ़ती है। इसी प्रकार यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के जल में प्रोटॉन देने हेतु +I जल में H3O+N के रूप में उपस्थित रहता है। अतः वे यौगिक जो जल में आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, जो कि H3O+ के धन आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एवं दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिनमें आयनन से H+ आयन बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। जब जल की मात्रा अम्ल की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण उपयुक्त समीकरण को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka का मान यदि अधिक हो तो वो प्रबल अम्ल कहलाता है और इसका मान यदि कम है तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। साधारणतया प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की सामर्थ्य को हम pK के मान से प्रदर्शित करते हैं। pK बराबर -log K। प्रबल अम्ल में Ka का मान अधिक होता है जबकि pK का मान कम होता है। इस प्रकार हम भिन्न भिन्न यौगिक अणु अम्लों के K या pK के माध्यम से उनकी अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। यदि K का मान अधिक है तो वह अम्ल प्रबल अम्ल होगा, उसकी सामर्थ्य अधिक होती है। यदि K का मान कम है तो भी उसकी अम्लीय सामर्थ्य अधिक होती है। एरोमेटिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। एरोमेटिक अम्ल एलिफेटिक अम्लों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इसका मुख्य कारण COOH समूह का बेंजीन वलय से जुड़ा होना है। बेंजीन वलय में कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है तथा sp2 संकृत कार्बन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणीय होता है। अतः फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। कुछ एरोमेटिक अम्लों के pK मान को भी हम देखें। यदि हम pK मान देखें तो हम देखते हैं कि बेंजोइक अम्ल 4.2, जबकि मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल 3.5, जबकि पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल 3.4, पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल 4.5। तो हमने देखा कि जिसका pK का मान कम होता है वह अधिक अम्लीयता दर्शाता है। प्रतिस्थापी समूहों का एरोमेटिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात यदि हम एरोमेटिक अम्ल के पर प्रतिस्थापी समूह जोड़ दें तो वह किस प्रकार अपना प्रभाव दर्शाते हैं। किसी अम्ल की सामर्थ्य उसके वियोजन स्थिरांक K द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि बेंजीन वलय पर इस प्रकार के समूह उपस्थित हों जो कि वियोजन स्थिरांक के मान को बढ़ा दें, अर्थात उसके K के मान को बढ़ा दें, तो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। और यदि वे समूह वियोजन स्थिरांक के मान को कम कर देते हैं या कोई प्रभाव नहीं डालते हैं तो वे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 समूह, साइनाइड समूह या हैलोजन समूह बेंजीन वलय पर उपस्थित हों तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। इन समूहों की उपस्थिति से कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व अनुनाद के कारण बढ़ जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे ऑर्थो और पैरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो मेटा की तुलना में अम्ल अधिक अम्लीयता दर्शाता है। बेंजीन वलय पर यदि एल्किल समूह जैसे मैथिल समूह या एथिल समूह उपस्थित है तो अम्ल सामर्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि मेथॉक्सी समूह हो, हाइड्रोक्सी समूह हो या एमिनो समूह उपस्थित होते हैं तो अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। इन समूह में मुख्य परमाणु ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण +M या +R प्रभाव उपस्थित होता है। फलस्वरूप बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व कम हो जाता है। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं कि यदि बेंजीन वलय पर सीधे नाइट्रोजन समूह जुड़ा हो तो वह, या एमिनो समूह जुड़ा है या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है तो वह अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय पर देता है, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व कम हो जाता है।